चैट मेरे को दिख रहे हैं तो ओके। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? काफी दिन बाद आपसे मिलने का मौका मिला है, तो आज रॉक करेंगे। आज 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे क्वेश्चंस भर के आते हैं, लाइक यू आस्क फॉर ऑक्सीजन फैमिली, अगेन द नेक्स्ट इज हैलोजन फैमिली एंड इनर्ट गैस फैमिली। इनर्ट गैस फैमिली इज क्वाइट लेस इंपॉर्टेंट बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट। सो गाइस, मिस किया कि नहीं किया, या मैं ही मिस कर रहा था आपको? मैं बहुत मिस किया आपको। आई वॉज स्ट्रगलिंग टू टेक क्लासेस बट ड्यू टू द लॉकडाउन I was unable to take the classes, but still we are maintaining quite, complete isolation. We are maintaining social distancing, and I hope you are also doing the same thing. If you are not doing, you're doing a mistake. So you should maintain isolation and social distancing. और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें, ठीक है गाइस? चलिए, तो मैं बहुत अच्छा हूं। अविनाश, लिपिका, तनु, फ्यूचर डॉक्टर, how is the Josh everybody? After so many days I have come to take your classes, so guys make sure you share to everybody out there, ठीक है? So चलिए मैं start करता हूं। You said that you will complete. I'll complete, don't worry, I'll complete. I am here with you, so no need to worry. I'll be there till the last day of the examination. The only thing is I cannot go in the examination hall with you, ठीक है? चलिए आपसे बात करता हूं मैं। लिपिका, शुभम, मिस किया कि नहीं किया मुझे? पहले ये बताओ मुझे। 2-3 दिन हो गए मुझे क्लास लिए हुए, and I was, Okay, Vyas, Lipika and Tanu. So let's start. Have you downloaded this Career Point application? I hope you have downloaded. If you have not, go to this Play Store and type this e-Career Point on the Play Store. ठीक है? In the search box you have to type e-Career Point and you will get this application. Download it, rate it, review it and you will enjoy this. That's my, assurance from my side. चलिए start करते हैं। भाई ऑक्सीजन फैमिली का आज क्या करूंगा मैं आपको बताऊं। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आज कुछ नया क्या करने वाले हैं आपको मैं बताता हूं। व्हाट विल डू द न्यू इन टुडेज सेशन, आई विल मेक अ माइंड मैप फॉर यू, ठीक है? आप, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं आपसे बनवाऊंगा। सो मेक श्योर आपके पास एक एम्प्टी शीट ऑफ पेपर हो, ठीक है? एक खाली पन्ने का पेज हो, जरूरी नहीं है कॉपी में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खाली पन्ना होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए साथ में, क्योंकि ऑक्सीजन, हैलोजन और इनर्ट गैस अभी के अभी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है? ऑल द रिएक्शंस विल बी इन योर माइंड टिल द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है गाइस? तो स्टार्ट करें। देखो ऑक्सीजन फैमिली ये रहे ओ स्टाइल से टीपो। ये कोई बहुत बड़ी बात मैंने नहीं बताई है। मैंने जो बात आपको बताई थी कि बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते, ये सारे क्या है? मेटलॉइड्स थे कि नहीं थे? यस। अगर ये मेटलॉइड्स थे, आप ये पेपर रख लेंगे, मैं आपको बनवाऊंगा, तो ताकि वो एक माइंड मैप बनेगा तो एग्जामिनेशन तक याद रहेगा, ठीक है? अब देखो क्या ये मेटलॉइड्स हैं? तो किसी भी ग्रुप में मेटलॉइड से ऊपर क्या होते हैं? नॉन मेटल, और नीचे क्या होते हैं? मेटल। इज इट करेक्ट? ओके, सो ट्यूशन आते, सो दिस इज ट्यूशन। ट्यूशन से ऊपर क्या होंगे? सारे नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट, सी दिस, और इससे नीचे सारे मेटल्स आर प्रेजेंट। स्टिल पोलोनियम इज नॉट इन योर सिलेबस, पोलोनियम के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। द इंपॉर्टेंट थिंग जो है, इसको चाल्कोजेन कहते हैं। क्यों? चाल्कोजेन्स का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग नेचर। मेटलर्जी के अंदर जितने भी मैक्सिमम ओर्स आपको मिलेंगे वो ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स की फॉर्म में होते हैं। सो ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स की फॉर्म में ओर्स मिलते हैं और ओर फॉर्मिंग टेंडेंसी को हम चाल्कोजेन कहते हैं। ये बात अगर दिमाग में आ गई हो तो बताइए मुझे हाँ लिख करके, ठीक है? ओके, आइए मैं बताता हूं आपको हाइड्राइड्स। तो सबसे पहले आपको एक पेपर लेना है, उसके ऊपर आपको लिखना है ऑक्सीजन फैमिली, जैसे मैंने लिखा हुआ है। मान लीजिए ये पेपर है, माइंड मैप बनवा रहा हूं मैं आपसे। यहां पे लिखिए आप ऑक्सीजन फैमिली, करेक्ट? ऑक्सीजन फैमिली लिख के लाइन खींचिए और यहां पे लिखेंगे सबसे पहला हाइड्राइड्स। वही क्या मैं पढ़ा रहा हूं आपको, हाइड्राइड्स। बस एक नंबर लिखेंगे, इसके आगे लिख लीजिए 1 नंबर और लिखिए हाइड्राइड्स, ठीक है? अब हाइड्राइड्स में आपको क्या बताना है? ऑल ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट फॉर्म हाइड्राइड्स। भाई सारे के सारे हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे और हाइड्राइड्स फॉर्म करेंगे, सारे के सारे। अब इसमें हम अंदर जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ऑल विल डिस्कस, बट सबसे पहले आपको लिखना है हाइड्राइड्स और उसके आगे लिखना है टिक मार्क। टिक मार्क का मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस फैमिली विल फॉर्म हाइड्राइड्स। दैट्स इट, गो फॉर इट। आगे बढ़ते हैं। अब माइंड मैप में अब आपको हाइड्राइड्स के आगे लिखना है हैलाइड्स। तो अब माइंड मैप का क्या इस्तेमाल आएगा? अब एग्जाम से 10 दिन पहले या टेस्ट से 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 5 मिनट पहले आपको बस यू खोलना है ऑक्सीजन फैमिली हाइड्राइड्स, एंड यू विल थिंक कि हाइड्राइड्स में हमने क्या पढ़ा था। तो हाइड्राइड्स में आपको दिमाग में आएगा
कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस ऑक्सीजन फैमिली विल फॉर्म हाइड्राइड्स, मतलब सारे H2O, H2SE, H2T, H2S, H2PO सारे कुछ बनाएगा, ठीक है। अगर नहीं याद आ रहा है उस टाइम पे तो आप पन्ना पलटोगे तो फिर हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक योर माइंड मैप टिल द एग्जामिनेशन। सी, हाइड्राइड्स मतलब सारे के सारे, टिक मार्क का मतलब है सारे के सारे फॉर्म करते हैं। अगर दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप रिवाइज कर लेंगे, ठीक है गाइस। ओके, अब देखो मैं हाइड्राइड्स पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी बात करता हूं। हाइड्राइड्स पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेट मी टेल यू द क्वेश्चन ऑन द हाइड्राइड्स। सबसे पहले पूछी जाती है कि चलो हाइड्राइड्स तो बना लिए, लेकिन टेल मी द थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द हाइड्राइड्स। भाई हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। थर्मली स्टेबल, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब थर्मली स्टेबल, कहने का मतलब थर्मल मतलब टेम्परेचर। वैसा कंपाउंड बताइए जो टेम्परेचर देने के बावजूद भी स्टेबल हो, टेम्परेचर देने के बावजूद भी टूटे नहीं। यह बात क्लियर है भाई। थर्मली स्टेबल दैट मींस थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। ऐसा कंपाउंड बताइए जो टेम्परेचर देने के बावजूद स्टेबल हो, मतलब बहुत स्ट्रांग होना चाहिए तभी तो टेम्परेचर देने के बाद भी नहीं टूटेगा। तो विच बॉन्ड इज मोर स्ट्रांग? ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट हियर एंड इट विल बी दिस। ये सब समझा चुके हैं। यस बिल्कुल, मैं फूल चंद यादव जरूर करूंगा क्रैश कोर्स, डोंट वरी, ठीक है गाइस। अब देखो रिड्यूसिंग कैरेक्टर, मैं आपको रिड्यूसिंग कैरेक्टर का तरीका बताया हुआ हूं। जो जल्दी हाइड्रोजन रिलीज करेगा वो रिड्यूस ज्यादा करेगा। भाई जो जल्दी हाइड्रोजन रिलीज करेगा, H रिलीज लिख रहा हूं, दैट मींस हाइड्रोजन, जो जल्दी हाइड्रोजन रिलीज करेगा। अब बताओ इसमें हाइड्रोजन रिलीज कौन करेगा? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, ये स्ट्रांग है तो ये रिलीज नहीं करेगा, जो वीक है वो रिलीज कर देगा। ये वीक क्यों है? बिकॉज बहुत बड़ा साइज होने की वजह से ओवरलैपिंग कमजोर हो गई। ओवरलैपिंग कमजोर, बॉन्ड वीक। इज इट क्लियर और नॉट? टेल मी। बहुत बढ़िया। कार्बोनिल कंपाउंड मोहम्मद तारिक, मोस्ट प्रोबेबली कल मैं कर दूंगा आपको, ठीक है, डोंट वरी। आइए स्टार्ट करते हैं। एसिडिक कैरेक्टर। भाई एसिड क्या होते हैं? एसिड वो होते हैं जो हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। सिंपल। रिड्यूसिंग कैरेक्टर और एसिडिक इज सेम थिंग। जो हाइड्रोजन जल्दी रिलीज करे वो एसिड है ना। एसिड का टेंडेंसी क्या होता है? विच रिलीजेज H+ इन वाटर, एज सिंपल एज दैट। चलो आगे बढ़ेंगे। सो ये 3 क्वेश्चंस आते हैं। अब दूसरा पॉइंट आपको उस पेपर में लगाना है। हाइड्राइड से जस्ट नीचे आएंगे, जैसे मैंने लिखा हुआ है हैलाइड्स, सेकंड नंबर पे आप भी लिखोगे हैलाइड्स, ठीक है। और हैलाइड्स में आपको फिर से टिक मार्क देना है, छोटा सा टिक मार्क लगाना है और आगे लिखना है सेलेनियम और उसको लगाना है सर्कल। भाई मैंने ये जो पेपर है, पेपर के सेकंड नंबर पे आपको लिखना है हैलाइड्स, हैलाइड्स, और हैलाइड्स के आगे टिक मार्क लगाना है और एक्सेप्शन में लिखना है सेलेनियम, ठीक है। अब देखो क्या होता है। ऑल एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट्स एक्सेप्ट सेलेनियम फॉर्म हैलाइड्स। एग्जैक्टली अगर इसको थोड़ा और क्लियर करें तो लिख दो मोनोहैलाइड्स। और मोनोहैलाइड्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ डाइमर। छोड़ो वो सब बातें, कोई नहीं। सारे के सारे मोनोहैलाइड्स बनाएंगे, जैसे OF बनाएगा, SF बनाएगा, HCl बनाएगा, लेकिन टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ये डाइमर के फॉर्म में रहते हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूं आपको। लेकिन सेलेनियम एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि सेलेनियम की डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। एग्जामिनेशन में जेईई एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है, सो आप इसको थोड़ा हल्के में नहीं लें। क्लियर एवरीबॉडी? भाई कमेंट सेक्शन में बताने दीजिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच किरण। आई एम ग्रेट, यू आर ग्रेट दैट यू आर अटेंडिंग दिस लेक्चर डिस्पाइट अटेंडिंग दिस सेशन डिस्पाइट ऑफ द लॉकडाउन, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट सुपर किंग। 2 चीजें हो गई, हाइड्राइड और हैलाइड। सारे के सारे हाइड्राइड बनाएंगे, सारे के सारे हैलाइड बनाएंगे। हैलाइड में बस एक दिक्कत है कि भैया सेलेनियम नहीं बनाएगा क्योंकि सेलेनियम डिस्प्रोप रिएक्शन देता है, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। इज इट फाइन कि सेलेनियम +1 में है? भाई -2 इधर +2, 2 लोगों ने +2 इसलिए +1। क्या आप ये दिख रहा है सेलेनियम +4 में है, दैट मींस ऑक्सीडेशन हुआ। यहां पे सेलेनियम 0 में है, दैट मींस रिडक्शन हुआ। तो एक ही रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। डाई ऑक्सीजन, ठीक है। 2 ही है आपको ऑक्सीजन फैमिली में। अपन एनसीईआरटी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, दैट्स इट, ठीक है। अपन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, जो जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो अब हाइड्राइड्स और हैलाइड्स के अलावा आपके सिलेबस में है ही नहीं, पढ़ना ही नहीं है। अब आते हैं हम कंपाउंड्स के ऊपर। तो फिर तीसरा नंबर पे लिखिए डाई ऑक्सीजन, ठीक है। जो पेपर है उस पेपर में पहला हम लिखा चुके हैं, दूसरा हम लिखा चुके हैं, तीसरा हम लिखा रहे हैं क्या? डाई ऑक्सीजन। इस पेपर को सजा के रखेंगे, ठीक है। डाई ऑक्सीजन में आपको
डाई ऑक्सीजन में आपको यूं यूं एरो बनाना है, बहुत छोटा छोटा लिखना है भाई साहब, बहुत छोटा छोटा। डाई ऑक्सीजन में लिखना है यहां पे हीटिंग नाइट्रेट ये वाला चीज, और लिखना है नीचे हीटिंग ऑक्साइड। ठीक है, बस ये दो चीज लिखनी है। अब जब पेपर ले जाओगे तो हाइड्राइड टिक मारा हुआ है, इसका मतलब सारे के सारे हाइड्राइड बनाते हैं, ओके। फिर हैलाइड, सारे के सारे हैलाइड बनाते हैं, लेकिन सर्कल में लिखा हुआ है सेलेनियम, सेलेनियम नहीं बनाता। फिर दिमाग में आएगा अच्छा सेलेनियम क्यों नहीं बनाता, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन होती है, +4 और 0 में चला जाता है, Cl4 और सेलेनियम। क्लियर, ओके, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। अब डाई ऑक्सीजन जो है, O2 तो आपके एटमॉस्फेयर में मिलता है, आपके जो ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं उसके अंदर मिलता है। अब इसको बनाया कैसे जाता है, इट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। अब दो तरीके हैं बनाने के, या तो कोई भी मेटल नाइट्रेट लीजिए और हीट कर दीजिए, या तो कोई भी ऑक्साइड लीजिए और हीट कर दीजिए। इन दोनों से O2 बनाया जा सकता है, देखेंगे कैसे। अब डाई ऑक्सीजन जब आप रिवीजन करने जाओगे तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा नाइट्रेट के हीटिंग से बन जाता था, फिर ऑक्साइड के हीटिंग से बन जाता था, तो बस हो गया ना रिवीजन। क्लियर, आइए कहानी होती है शुरू। सबसे पहला मेटल नाइट्रेट की हीटिंग। मेटल नाइट्रेट की हीटिंग देखेंगे जब हाईली रिएक्टिव मेटल नाइट्रेट को डिकम्पोजिशन करते हैं। अब आपको याद आया होगा रिएक्टिविटी सीरीज, नहीं याद आया होगा तो चलिए मैं आपको याद भी दिला दूं। ये रहा रिएक्टिविटी सीरीज, उसको लर्न करने का तरीका भी था कि रिएक्टिविटी सीरीज की ऑर्डर याद कैसे करेंगे। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउएवर दिस इज द ट्रिक। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। अब इसमें जो ऊपर के हैं ना वो हाईली रिएक्टिव है, बीच वाले मॉडरेट हैं और सबसे नीचे वाले लो रिएक्टिव हैं। लो रिएक्टिव से हाई रिएक्टिव की तरफ जा रहे हैं। अब ऐसे एलिमेंट्स जो हाई रिएक्टिव हैं उनकी नाइट्रेट डिकंपोज होगी तो नाइट्राइट प्लस O2। देखो O2 तो सारे केसेस में मिलेगा, O2 सारे केसेस में मिलेगा, बट स्टिल दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर मॉडरेट है मतलब बीच का कहीं इनमें से कहीं है तो मेटल ऑक्साइड और NO2 और O2 मिलता है। ठीक है, और अगर लो है, लो रिएक्टिव है तो केवल मेटल अलग हो जाएगा, नाइट्रेट अलग हो जाएगा और O2 अलग जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब ये ट्रिक हो गई। मेटल अगर बहुत हाई ट्रिक है, मतलब मान लो ऊपर के एलिमेंट्स हैं, तो भाई मेटल नाइट्राइट प्लस O2 निकाल दो, काम खत्म हो जाएगा फर्स्ट। अगर बीच वाला है तो मेटल प्लस NO2 प्लस O2 देना, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 देना। अगर लो है तो मेटल प्लस नाइट्रेट प्लस O2। क्लियर, आगे आइए। एग्जांपल के तौर पे ये लिखा हुआ देखो, सोडियम। सोडियम की चर्चा करेंगे तो आपको पता लगेगा सोडियम कहीं यहां पड़ा है, इट इज हाई रिएक्टिव, तो भाई मेटल नाइट्राइट प्लस O2 दे दिया नहीं दिया। अगर मान लीजिए मैं किसकी एग्जांपल लूं, कॉपर की बात करूं, कॉपर कहां है, कॉपर हियर। कॉपर है ना मॉडरेट रिएक्टिव, कॉपर इज आप लेस रिएक्टिव के लिए बस ये दो, सिल्वर और गोल्ड और प्लैटिनम नीचे आता है उसको भूल जाइए, लेस रिएक्टिव इन तीनों में से होंगे। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट, ऊपर से नीचे कॉपी किया हुआ और कुछ तो नया किया नहीं हुआ है। ओके, आगे बढ़ेंगे। दो चीजें मैंने लिखवाई थी, बाय हीटिंग नाइट्रेट एंड बाय हीटिंग ऑक्साइड। सेम चीज है भाई। अगर हाई रिएक्टिव मेटल का ऑक्साइड हो तो फिर कोई रिएक्शन नहीं होती है। अगर मॉडरेट रिएक्टिव हो तो पीछे जैसा मेटल ऑक्साइड प्लस O2, लो रिएक्टिव है तो मेटल प्लस O2, पीछे भी ऐसे ही था। ठीक है, वहां नाइट्रेट हीट कर रहे थे तो NO2 रिलीज हो रहा था, यहां पे ऑक्साइड हीट करेंगे तो ऑक्साइड और O2 रिलीज हो जाएगा। तालियां बजती रहनी चाहिए जैसा श्लोक गुप्ता कहते हैं। क्लियर, सो अब देखो रवि पोद्दार वेलकम। देखो ऐसा है, अब हमारा जो है पेज हो गया है भर गया, तो हमने सबसे पहले लिखाया था हाइलाइट्स, सॉरी दूसरे नंबर पे इसमें सेलेनियम को मैंने ये लिखाया था, और फिर लिखाया था हाइड्राइड्स, फिर लिखाया था डाई ऑक्सीजन, और डाई ऑक्सीजन में दो एरो बनवा दिए थे, बाय हीटिंग नाइट्रेट, बाय हीटिंग मेटल नाइट्रेट्स एंड बाय हीटिंग ऑक्साइड्स। आई होप इट इज वेरी क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पर्ची आपको रखना है तब तक जब तक आप एग्जाम पास नहीं हो जाए बहुत अच्छे नंबर्स पे एग्जामिनेशन तक। ठीक है, कोई बात नहीं, कॉपी नहीं कर पाए आपको पीडीएफ में दे दूंगा, डोंट वरी। अब डाई ऑक्सीजन के नीचे चौथा पॉइंट आपका आना चाहिए ओजोन। डाई ऑक्सीजन तीसरे नंबर पे, चौथा पॉइंट आना चाहिए ओजोन, और ओजोन के अंदर ब्रांचिंग करनी है। चौथा पॉइंट आपका आना चाहिए ओजोन, और ओजोन के अंदर ऐसे 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 ब्रांचिंग करनी है, बिकॉज वी हैव टू स्टडी सेवरल रिएक्शंस ऑफ ओजोन। अच्छा, ओजोन की बात करो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। यहां पे लिख दो स्ट्रक्चर ऑफ द ओजोन।
फिर पढ़ेंगे प्रिपरेशन, फिर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। तो यहां आ जाएगा प्रिपरेशन ऑफ ओजोन, फिर आ जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। ठीक है, तो ओजोन के अंदर क्या क्या पढ़े? स्ट्रक्चर। ओजोन का स्ट्रक्चर किसको नहीं पता भाई? ओजोन का स्ट्रक्चर किसको नहीं पता होता है? वेरी सिंपल ना, हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक है, निकाल लो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो ओजोन के लिए O डबल बॉन्ड O, 3 ऑक्सीजन होते हैं, तो इसके पास 2 लोन पेयर भी तो होगा, इसके पास भी 2 लोन पेयर होगा। कोई भी एक ऑक्सीजन एटम अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। इसके पास 6 थे, 2 आ गए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ओजोन का स्ट्रक्चर ये हो गया। ठीक है, बेंट शेप ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, द मेन थिंग इज ओजोन में जो बार बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये जो ओजोन मॉलिक्यूल है, क्वेश्चन आ चुका है कि ये दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ क्या सेम है या डिफरेंट है। अब बच्चों को लगता है कि ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये है डबल बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ट्रीटेड लाइक अ सिंगल बॉन्ड विद साइन। अगर आपको दिमाग में हो, इसको प्लस और इसको माइनस लिख के दिखा देते थे, तो यहां तक भी दिमाग लगा लिया। तो भाई ये लगता था डबल बॉन्ड, ये लगता था सिंगल बॉन्ड, और सिंगल और डबल बॉन्ड कभी इक्वल हो नहीं सकते, तो बच्चे लिख देते थे दोनों सेम नहीं है। भाई रेजोनेंस क्यों भूल रहे हो आप? ये रेजोनेंस भी तो होगा। सुनिए, यहां इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, पाई बॉन्ड भी है कंजुगेशन में। आर यू एबल टू सी 1 2 एंड 3? भाई तीसरे वाले के पास लोन पेयर है, 1 और 2 में पाई बॉन्ड पड़ा हुआ है, तो ये लोन पेयर यहां डोनेट करेगा और ये यहां आ जाएगा, तो इससे रेजोनेंस हो जाएगा। सो O3 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, छोटा सा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ सेम होते हैं, बोलो हां। ओके, अब प्रिपरेशन पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, प्रिपरेशन की बात, स्ट्रक्चर हो गया, फिर प्रिपरेशन की बात करते हैं, इसके बाद प्रॉपर्टी करेंगे, प्रिपरेशन देखेंगे। प्रिपरेशन में यह है कि हमारे पास ऑक्सीजन है, इसको एक साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से पास करेंगे। हमारे पास नॉर्मल ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, उसको मैं साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से पास करूंगा, ओजोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक्चुअली बहुत हाई टेंपरेचर देने के लिए इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, एंड वैक्यूम होता है ऑलमोस्ट इसके अंदर, और वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। कोई नहीं पूछेगा नहीं, बट स्टिल आगे बढ़िए। दिस इज इंपॉर्टेंट विच आई एम गोइंग टू टेल यू, दिस इज इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज, अगर ये आप छोड़ भी देते हैं कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन में खास बात यह है कि ये जो ओजोन है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अब आप पूछोगे ऐसे कैसे मान ली कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है? रटना थोड़ी है। अब हमारे पास O3 बना कैसे? ऑक्सीजन से ही तो बना है। दैट मींस कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा, जुगाड़ के हिसाब से समझ लो। एंड दिस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इज एक्टिंग एज अ नेसेंट ऑक्सीजन। एक्चुअली ओजोन के अंदर नेसेंट ऑक्सीजन होता है, एक्चुअली ओजोन के अंदर नेसेंट ऑक्सीजन होता है, और आपको पता है जहां भी नेसेंट ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा ही सही। तो देख लो ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब मान लो पीबीएस का मैंने O3 से रिएक्शन करा दिया। अब O3 किस नेचर का है? आपको पता है O3 में O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन है, ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। इसके सामने में लेड है, इसके सामने में सल्फर है, लेड +2 में है, और आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट से बता रखा है कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू, इन सारों का +4 है, इसका +2 स्टेबल होता है। बोलो हां अगर समझ में आ गया हो तो। ठीक है भाई, Pb +2 में स्टेबल है, ये आगे ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं होना चाहेगा, तो बगल वाला सल्फर ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो जाएगा। सो S-2 से ये PbSO4 में +6 में स्टेबल हो चुका है। बोलो समझ में आ गया तो? दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल ऑक्सीडाइज अदर्स। एजेंट हमेशा लोगों का काम करता है, खुद का नहीं। LIC एजेंट हमेशा दूसरों की LIC करता है, ठीक है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। क्लियर? डी ब्लॉक करवा देंगे श्लोक, डोंट वरी। अब देखो I- प्रेजेंट है, इट इज इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई ये रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी तो पड़ा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर नेसेंट ऑक्सीजन होता है, तो ये -1 से अगेन ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी नॉट ऑक्सी एसिड, I2 में कन्वर्ट कर दिया। -1 से 0 ऑक्सीडाइज। आगे बढ़ेंगे, यहां से जो आयोडीन मिलता है ना, ये एनसीईआरटी की बात बता रहा हूं, दिमाग रखेंगे। देखो I2 यहां से निकल जाएगा, कैसे? क्योंकि ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर I2 को मैंने स्टार्च में मिक्स किया, तो इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स, एंड इसका कलर ब्लू होता है। आई डोंट नो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये डेली लाइफ में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। मैंने भी इतना इस पे ध्यान नहीं दिया हुआ है, बट आपको दिमाग में रखना है कि ये जो I2 है, अगर मैं इसको स्टार्च से पास करूं तो स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स बनता है, उसका कलर ब्लू होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
मैंने सबसे पहले स्ट्रक्चर बताया ओजोन में, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, फिर नीचे एरो करेंगे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में कैसे, अच्छा एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन पकड़ो, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज O3 बन जाएगा। O3 बनने के साथ ही दिमाग में आएगा बना तो O2 से, तो O2 में एक ऑक्सीजन ही तो जुड़ा है और वो नेसेंट ऑक्सीजन होता है। अब नेसेंट ऑक्सीजन अगर ओजोन के अंदर है तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग के रिएक्शंस करा दिए मैंने अभी इससे पहले, PbS I-, वो जो I- से I2 बना है वो स्टार्च में पास करोगे तो स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स विच इज ब्लू इन कलर। आई होप क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत तो, ठीक है। ओके आइए अब रिएक्शन ऑफ ओजोन विथ नॉन मेटल्स, ठीक है, रिएक्शन ऑफ ओजोन विथ नॉन मेटल्स, अगला आपका एरो लगना चाहिए। अब देखो जितने भी ओजोन क्या है भाई साहब, इसमें नेसेंट ऑक्सीजन है, आप सब लोग यही बोलोगे सर, और नेसेंट ऑक्सीजन हो, इसमें भी है इसमें भी है। नेसेंट ऑक्सीजन होने की वजह से क्या ही ऑक्सीडाइज कर देगा सामने वाले को, यस। सारी नॉन मेटल्स हैं, सारी 0-0 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो ऑक्सीडाइज करके कहां बनता है भाई, इसका ऑक्सी एसिड बनेगा और क्या बनेगा, ऑक्सी एसिड बनता है, दैट्स इट। अब आप कहोगे बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स प्रेजेंट है तो कौन सा बनाए, वेरी सिंपल, जो भी इसका मोस्ट स्टेबल वाला है वो बना दीजिए, जो भी इसका मोस्ट स्टेबल वाला है वो बना दीजिए, इट इज +4, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब आपको चौथा एरो लग चुका है, पांचवा एरो लगाना है आपको, दिस डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल बहुत आ रहे हैं जेईई मेंस और नीट के अंदर, देखेंगे प्यार से। भाई होता क्या है, ऊपर आसमान में सुपरसोनिक जेट एयरप्लेन्स फ्लाई करती हैं, और सुपरसोनिक जेट एयरप्लेन्स जो होते हैं वो फ्यूल जो यूज करती हैं, और फ्यूल के बाद जो एक तरह से जैसे धुआं निकलता है ना यार, मोटरसाइकिल से कार से धुआं निकलता है, वैसे ही सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स के अंदर से एनो गैस निकलता है। ये क्या रिलीज करता है, सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स एनो रिलीज करता है, और एनो रिलीज करने के कारण भैया O3 ओजोन है हमारे ऊपर, O3 के अंदर नेसेंट ऑक्सीजन है, तो ये जो एनो है वो ओजोन से कंबाइन होता है और NO2 बना लेता है। आपको समझ में आ गया होगा, ये O3O यहां से NO और NOO मिलके NO2 गैस बन गया। अब NO2 गैस आपको पता है, जैसे ही NO2 गैस बनेगा वो गैस तो है उड़ जाएगा। अब एक लेयर है, मान लीजिए ओजोन लेयर है, एनो गैस, सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स बहुत हाई में उड़ते हैं, बहुत हाई एल्टीट्यूड में उड़ते हैं। एनो गैस जो है इस ओजोन के सरफेस से ऑक्सीजन ले रहा है, तो ये O2 प्लस NO2 बनने जा रहा है। NO2 क्या, NO ने क्या किया, एक ऑक्सीजन ले लिया और इसने O2 बना लिया, तो O3 डिप्लीट करने लगे, खत्म होने लगेगा। O3 O2 और NO2 में टूटने लगेंगे, दोनों गैसेस हैं, दोनों गैस उड़ जाएंगे। क्लियर, डाउट है तो प्लीज पूछिए। ओके श्लोक गुप्ता, इसको भी करवाएंगे, डोंट वरी। ये जो हमारा NO है वो O3 से नेसेंट ऑक्सीजन लेगा, NO2 बनाएगा और O2 गैस रिलीज कर देगा। क्लियर और नॉट। अब देखो दोनों गैसेस हैं, कोई एक लेयर है जिसमें से गैसेस बनते 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 बन रहे, रोज बन रहे, तो एक टाइम के बाद ये गैस लेयर खत्म ही हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़िए। अब जब मैं आपको आगे ले जाऊंगा तो ऑक्सीजन में इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है पी ब्लॉक के अंदर। ऑक्सीजन के अंदर क्या क्या पढ़ाया, एक पेज जो है आपको मैं बना दूं, इसके पहले मैं इसीलिए ब्लैंक पेज लेके आया हूं, ठीक है। अभी तक जो बना होगा वो यूं बना होगा आपके सामने, ये रहा आपका पेपर। इस पेपर में सबसे पहले यू विल राइट हाइड्राइड्स और लगा दो टिक, मतलब सारे के सारे हाइड्राइड्स बनाएंगे। दूसरा लगा दो हैलाइड्स, मतलब लगा दो टिक, सारे के सारे बनाएंगे सेलेनियम छोड़ के, डिस्प्रॉप रिएक्शन। तीसरा लिखोगे डाई ऑक्सीजन की बात करोगे, ठीक है, डाई ऑक्सीजन। आई होप क्लियर हो रहा होगा भाई साहब। डाई ऑक्सीजन में हीट, फिर लिखो नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट लिखना है, लिखो, फिर लिखो हीट ऑक्साइड, और इसको हर 2-3 दिन में देखते रहना है, नहीं तो भूल जाओगे। क्लियर है। H कहां से आया, इन द रिएक्शन ऑफ O3 विथ नॉन मेटल। ओहो ग्रेट, O3 इन नॉन मेटल जब भी जाएगा ना, वो मॉइस्चर होता है अपने सामने, जिस बीकर में हम रिएक्शन कराएंगे वहां पे मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर से H2O होता है, H2O से हाइड्रोजन मिलता है। क्लियर, अच्छा डाउट है। 4 जो हमारे पास ओजोन है, अब ओजोन की हमने 4 रिएक्शंस पढ़ी हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर पढ़ा प्रिपरेशन, फिर पढ़ा प्रॉपर्टी, फिर पढ़ा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसका, H2SO4 वाला, एंड सो ऑन। क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे आइए, मैं सल्फर की बात बता दूं आपको। सल्फर 2 तरह के होते हैं आपके सिलेबस के हिसाब से।
अब दो तरह के सिलेबस होते हैं, एक होता है रोम्बिक, एक होता है मोनोक्लोनिक। इसको बोलते हैं अल्फा सल्फर, इसको बोलते हैं बीटा सल्फर। सिंपली अगर आपको बताऊं तो ये अल्फा सल्फर इज सॉल्युबल इन वाटर और बीटा सल्फर इज नॉट। ठीक है, ऑप्शंस आते हैं विच इज करेक्ट। अब उसमें लिखा जाता है अल्फा सल्फर इज सॉल्युबल और बीटा इज नॉट, तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन यहां से बहुत अच्छे बनते हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा, बोथ अल्फा एज वेल एज बीटा आर सॉल्युबल इन CH2। वाटर में तो केवल अल्फा सॉल्युबल है, लेकिन CH2 के अंदर दोनों सॉल्युबल हैं, तो दोनों ही को ही सॉल्युबल कराना है तो CH2 लिक्विड लेना पड़ेगा। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट, देखो 369 केल्विन, देखो अल्फा और बीटा है, अगर इसको चेंज करना है तो 3 का टेबल पढ़िए, 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इतने केल्विन पे ये अल्फा और बीटा कन्वर्टेबल है। ठीक है, अल्फा को अगर इतना टेम्परेचर दिया जाए तो बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। रोम्बिक को अगर इतना टेम्परेचर दिया जाए 369 केल्विन, 3 का टेबल पढ़ेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन आ गया कि भाई अल्फा सल्फर रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है कि बीटा सल्फर, टेल मी। यस, रिवीजन डेली होगा अभिनव पांडे। ठीक है, यस, मैं आगे अनिष्का, नाइस नेम। प्रद्युम्न, ऑर्गेनिक कंप्लीट बिल्कुल कराएंगे कल से, डोंट वरी। देखो अल्फा सल्फर और ये बीटा सल्फर, 3 के टेबल पढ़ने हैं 3 तक। अब पूछा गया कि रूम टेम्परेचर पे कौन स्टेबल है। अरे भाई 369 केल्विन पे रूम टेम्परेचर थोड़ी होता है, तो अल्फा सल्फर स्टेबल है ना उससे पहले। इट वॉज अ कॉमन सेंस क्वेश्चन। देखो बिफोर 369 केल्विन अल्फा सल्फर स्टेबल है, लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो बीटा बन जाता है, क्योंकि बीटा स्टेबल होता है उसके बाद। तो रूम टेम्परेचर पे रोम्बिक, दैट मींस अल्फा सल्फर इज स्टेबल, क्योंकि टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दिया, रूम टेम्परेचर ज्यादा कर दिया तो ये बन जाता है, क्योंकि वो उतने टेम्परेचर पे वो स्टेबल होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सल्फर में बस एक चीज बताई है, अल्फा सल्फर बीटा सल्फर। सल्फर आपने हेडिंग लगा दी पेज में, नेक्स्ट हेडिंग विल बी सल्फर। सल्फर के अंदर 2 एरो लगाने हैं, यू और यू। यहां पे लिखना है अल्फा और यहां पे लिखना है बीटा, अल्फा सल्फर बीटा सल्फर। क्लियर? ओके, बीटा से आपने बना सकते हैं क्या, टेम्परेचर कम कर दो, बन जाएगा इसमें के, वेरी इजी। यस, अब देखो सल्फर के स्ट्रक्चर फॉर्म्स। सल्फर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, S2, S6 और S8। सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म S8 का होता है, और आगे बढ़ेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म S8 क्यों होता है। आगे आइए, ये देखो मैंने एग्जिस्ट करा दिया। देखो इस क्वेश्चन पे, दिस क्राउन शेप पे कम से कम नहीं तो 6-7 क्वेश्चन में 10 साल के अंदर आपको बता सकता हूं, अगर आप जेईई और नीट दोनों मिला दे। 10 साल के अंदर 6 to 7 क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसमें इनकरेक्ट मार्किंग ऑप्शंस में या कहीं ना कहीं आपको इस्तेमाल हुआ ही हुआ है। ठीक है, अब ये क्राउन शेप बनाने में बच्चों को दिक्कत आती है। देखो आप लिखो डब्ल्यू तो बनाने आता होगा, यस, बस उसको नीचे से बस अंडरलाइन करते जाना है, खत्म, ये बन गया क्राउन शेप। जितने भी टर्निंग है वहां पे सल्फर है। ठीक है, अब ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है? सबसे ज्यादा स्टेबल इसलिए है एंगल स्ट्रेन इज वेरी लेस हियर। ठीक है, उसके बाद ये चेयर फॉर्म तो आपको पता ही है, दिस इज नॉट स्टेबल, बट स्टिल यू हैव टू कीप इन माइंड, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे, मैं आपको सल्फर बता दिया, सल्फर के बाद सल्फर किस किस फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है वो बता दिया। अब सल्फर के कंपाउंड्स बता रहा हूं। तो देखो अभी मैं आपको सबसे पहले H2S डिस्कस करूंगा, फिर SO2 डिस्कस करूंगा, और सल्फर के जितने भी कंपाउंड्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं, सल्फर कंपाउंड्स, ये सारे के सारे बहुत अच्छी एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। अभी पता चलेगा क्यों रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम क्यों करते हैं, दोनों को दोनों अभी पता लगेगा। देखो कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, सबसे पहले मैं H2S की बात करता हूं, फिर SO2 पे आऊंगा। H2S में बहुत अच्छे से समझना ये है, H2S आपको 9th-10th में ये चीज पढ़ाई गई थी कि H2S क्या होता है। H2S रोटन एग स्मेल होती है, सड़े अंडे की तरह स्मेल करता है। मैंने बताया था कि केमिस्ट्री का जो किंग है वो कुछ अजीबोगरीब हरकत करता है। केमिस्ट्री का किंग अजीबोगरीब हरकत करता है, उसको रोटन एग चाहिए। भाई अच्छा भला एग नहीं चाहिए, उसको रोटन एग चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में रिएक्शंस वगैरह कराने होते हैं तो डिफरेंट टाइप के आपको एग चाहिए होगा। रोटन एग केमिस्ट्री का किंग कहां से लेता है? विद हेल्प ऑफ द आयरन सल्फाइड। राजा को रोटन एग चाहिए, आर फॉर राजा, आर फॉर रोटन। राजा को रोटन एग चाहिए। राजा केमिस्ट्री में H2SO4, किंग ऑफ
ठीक है। अच्छा, राजा को रॉटन एग चाहिए आयरन सल्फाइड से, तो जब भी आयरन सल्फाइड को राजा से रिएक्ट कराओगे, यहां पे Fe+2 है और यहां पे SO4-2 है, तो FeSO4 बन जाएगा। यहां पे S-2 है और यहां पे H+ है, तो H2S बन जाएगा। क्लियर और नॉट? एंड जो राजा को रॉटन एग से स्मेल चाहिए वो H2S देता है। क्लियर और नॉट? बहुत बढ़िया। अब देखो दूसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जब भी इस H2S की कंबशन कराओगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिडन होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंबशन में तो सोचना ही नहीं है। देखो H2S का करा रहे हैं, यहां पे क्या सल्फर है, मेन एटम का गैस बनाइए, साथ में वाटर ऐड कर दीजिए। सल्फर का गैस कौन सा होता है बताइए मुझे? SO2 नहीं होता क्या? H2O साथ में ऐड करना है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता जाऊं कि बहुत अच्छे से मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि CO और CO2 ये जो दोनों कार्बन फैमिली में है, ये दोनों ब्लू फ्लेम से जलते हैं। ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है और ये एसिडिक ऑक्साइड होता है। इन दोनों में डिफरेंस यही है। साथ में एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूं, SO2 ये भी ब्लू फ्लेम में ही जलता है। ब्लू फ्लेम, ठीक, ओके। ब्लू फ्लेम आपको बताऊं, गैस जलाते हो घर के अंदर, वो गैस का जो फ्लेम होता है ना, वही ब्लू फ्लेम होता है। सो CO ये भी ब्लू फ्लेम, ये भी ब्लू फ्लेम, ये भी ब्लू फ्लेम। इन तीनों में डिफरेंस कैसे है? ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये एक CO2 ये एक एसिडिक ऑक्साइड है, एंड SO2 ये पंजेंट स्मेलिंग ऑक्साइड है। आगे आपको और पता लगेगा जब मैं SO2 पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखो CO2 एंड H2S सारे ब्लू फ्लेम में बर्न होते हैं, ठीक है। रवि पोदार जरूर कराएंगे उसको भी, ठीक है। अब देखो मैंने बोला H2S हो चाहे SO2 हो, सल्फर के कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। सल्फर के कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। काहे? कहीं कि इसका जब डिकम्पोजिशन कराते हैं ऑन हीटिंग, तो इसमें से देखो क्या निकलेगा। क्या आपको दिख रहा है? ये H2 निकल जाएगा और हाइड्रोजन रिलीज होगा। तो ये हाइड्रोजन जिसके जाके जुड़ेगा वो तो रिड्यूस हो जाएगा ना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन प्रोसेस, 8th क्लास का डेफिनेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। क्लियर? इसने हाइड्रोजन रिलीज किया तो हाइड्रोजन किसी से जाके जुड़ जाएगा तो सामने वाले को रिड्यूस कर देगा, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। आगे बढ़ेंगे, अब मान लीजिए H2S है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करा दो, इस रिड्यूसिंग एजेंट की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करा दो, तो एक कोलोइडल सल्फर आपको साथ में मिलता है। देखो कैसे मैं बताऊंगा आपको, कैसे बताऊंगा। ये करेगा रिड्यूस, सामने वाला ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज, तो कुल मिला के 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंच जाएगा। देखो एक कर रहा है रिड्यूस, मतलब माइनस करने की कोशिश कर रहा है, सामने वाला कर रहा है ऑक्सीडाइज, मतलब प्लस करने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरफ से प्लस भी हो रहा है, एक तरफ से माइनस भी हो रहा है, सपाट मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोलोइडल सल्फर बन जाएगा। क्लियर? ओके, आगे बढ़ेंगे। अब ये H2S है, हाइड्रोजन रिलीज करता है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, तो Fe+3 से Fe+2 में पहुंचा देता है, H2O2 से H2O में पहुंचा देता है। यहां पे ऑक्सीजन -1 में होता है, यहां पे ऑक्सीजन -2 में है। Mn+7 से Mn+2 में पहुंचा देता है। इन एसिडिक मीडियम डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4 डी ब्लॉक पढ़ाएंगे जरूर, ठीक। देखो आप FeCl3 यहां पे +3 में है, ये क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट। काहे कि ये हाइड्रोजन रिलीज करता है और हाइड्रोजन इसमें जाके ऐड होगा तो क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा, तो Fe+2 में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? और कोलोइडल सल्फर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, H2O2 से H2O में कन्वर्ट हो गया, -1 से -2 चला गया, रिड्यूस हो गया। तीसरी चीज Mn+7 से Mn+2 में चला गया, रिड्यूस हो गया। चौथी चीज HNO3 से +5 से +4 चला गया, रिड्यूस हो गया। क्लियर? क्लियर? बहुत बढ़िया। और देखो आप सल्फर डाइऑक्साइड, H2S का काम तमाम। अब सल्फर डाइऑक्साइड आप लिखते रहे ना उस पेज में कंटिन्यू करना है। मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, फिर आपको खुद से करना है। आप आइए, SO2 ये एक बर्निंग कैसे बनता है? तो सल्फर जो आपके एटमॉस्फेयर में है, अगर उसको कंबशन करा दे, उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दे, तो SO2 बन जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, अब मैं आपको बताऊं, ये सल्फर को, SO2 को आपको खास कुछ नहीं, जैसे आपने कार्बन फैमिली में CO2 पढ़ा है ना हमने, उसी तरह से ट्रीट करेंगे तो CO2 और SO2 दोनों दिमाग में आ जाएगा। तो अगर CO2 नहीं समझ आया तो SO2 से देख लें, अगर CO2 समझ आ गया तो SO2 बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखो CO2 जैसे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से बनता था, उसी तरह SO2 सल्फाइट और बाइसल्फाइट से बनेगा। वहां पे
CaCO3 को हीट करो, जैसे कार्बोनेट को CaCO3 को हीट करते थे तो CaO प्लस CO2 जनरेट हो जाता था। SO2 बनाना है तो उसी तरह, जैसे कार्बोनेट है तो यहां सल्फाइड है क्योंकि SO2 है, यहां पे बाइकार्बोनेट होते हैं, यहां बाइसल्फाइड है, तो दोनों को ही हीट करोगे तो आपको बन जाएगा या हीट करो या फिर आप दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं, HCl से रिएक्ट करा दो, दोनों ही प्रोसेस है। ठीक है, तो देखो कार्ब सल्फाइड और बाइसल्फाइड दोनों से हमने SO2 रिलीज करा लिया। क्लियर? तो पहला मेथड ये है कि एटमॉस्फेयर से सल्फर लेके बना लीजिए, दूसरा है कि सल्फाइड और बाइसल्फाइड से बना लिए। क्लियर? ओके, आगे बढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बताया था ये पंजेंट स्मेलिंग गैस, क्वेश्चन आता है पंजेंट स्मेलिंग गैस अगर ब्लू फ्लेम में हो, पंजेंट स्मेलिंग गैस अगर ब्लू फ्लेम दे रहा है, देन इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट इट इज SO2। ठीक है? ओके, हाईली सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ H2SO3। क्लियर? हाईली सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ H2SO3, एंड ये एसिड होता है इसलिए सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक नेचर का हो जाता है, सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा। क्लियर? सिचुएशन ऑफ कोटा, कोटा की अच्छी बात यह है कि यहां पे 0 केसेस ऑफ कोरोना फाइंड किए गए, और दूसरी अच्छी बात यह है सिचुएशन इज गेटिंग नॉर्मल डे बाय डे। ठीक है, वी हैव टू बी इन आइसोलेशन, कीप सोशल डिस्टेंसिंग, दैट्स इट। ठीक है? ओके, आगे बढ़ेंगे, और आगे जब बढ़ेंगे तो आपको यह चीज पता चलेगी। देखो जैसे वहां पे क्या था, अगर मैं उसको मिल्की वाटर दिस लाइम वाटर से पास करूं, CO2 को लाइम वाटर से पास करते थे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता था, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोनेट, सिमिलरली लाइम वाटर टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सल्फाइड। क्लियर? अगेन जब उसको एक्सेस CO2 वहां देते थे तो बाइसल्फाइड बन जाता था, यहां भी एक्सेस SO2 दोगे तो बाइसल्फाइड बन जाएगा। क्लियर? कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट बनता था, यहां सल्फाइड से बाइसल्फाइड बन रहा है, मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाता है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ेंगे। रिड्यूसिंग नेचर ऑफ SO2, अभी बताया था आपको SO2 H2S क्यों रिड्यूसिंग नेचर करेगा, सल्फर के सारे कंपाउंड्स रिड्यूसिंग नेचर के हो रहे हैं, चूंकि ये हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है तो हाइड्रोजन किसी और से जाके ऐड होगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग, रिडक्शन। अब ये रिड्यूसिंग नेचर ऑफ SO2 क्यों शो कर रहा है, देखो SO2 में सल्फर +4 में है, यस, इट विल गो एंड ऑक्सीडाइज इन +6। अगर कोई कंपाउंड खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्या वो सामने वाले को रिड्यूस नहीं करेगा, तो क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, क्योंकि दूसरों को, सामने वालों को रिड्यूस करेगा। क्लियर? ओके, अब देखो Fe अब रिड्यूसिंग एजेंट है तो सिमिलर जैसे वहां पे रिएक्शन किया कि F रिड्यूस कर देगा सामने वाले को, KMnO4 से Mn+2 डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4, K2Cr2O7 है ये +6 से +3 में कन्वर्ट कर देगा, ग्रीन कलर, सो ठीक है? ओके, ये थोड़ा सा रटाफिकेशन है, बट अगर आप वो जो मैंने बोला ना पेज बनाएंगे और उसको बार बार देखेंगे, सो पी ब्लॉक इज लाइक दिस। पी ब्लॉक में कोई मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा लेकिन आप भूल जाओगे, तो मैं कॉन्सेप्ट बता भी रहा हूं, आप भूलोगे भी सही, लेकिन अगर आपने माइंड मैप बना लिया देन इट विल बी इजी फॉर यू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चंस आते हैं SO2 में पी पाई कितने हैं, पी डी पाई कितने हैं, केमिकल बॉन्डिंग में इस टाइप के क्वेश्चन करा चुके हैं, बट स्टिल आई एम गोइंग टू रिवाइज इट। अब देखो इस SO2 में ऑक्सीजन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, क्लियर और नॉट, सेकंड पीरियड, और सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास d ऑर्बिटल तो हो नहीं सकता, सेकंड पीरियड के हमेशा p ऑर्बिटल होंगे, दैट मींस ऑक्सीजन का तो p पाई ऑर्बिटल ही होगा। अगर d आएगा तो वो सल्फर से आएगा, क्योंकि सल्फर थर्ड पीरियड एलिमेंट है, थर्ड पीरियड से आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स वहां से d ऑर्बिटल्स आ सकते हैं। अब अगर देखो आप सल्फर का, ये रहा ऑक्सीडेशन, ये रहा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सल्फर ने SO2 में कितने बॉन्ड बनाए हैं, 4 बॉन्ड बनाए, दिख रहे, 2 इधर 2 उधर। सो सल्फर ने जब 4 बॉन्ड यहां बनाए हैं, तो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन में देखूं तो 3s2 3p4 ये कॉन्फ़िगरेशन है, यहां तो केवल 2 ही अनपेयर्ड है, तो 2 ही बॉन्ड बन सकता है, दैट मींस इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना पड़ेगा। तो सो वी विल टेक इनटू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसमें ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है मैंने एक्साइट करके यहां ले आया, देखो क्लियर हो गया। अब 4 अनपेयर्ड है दिख रहे हैं, तो 4 बॉन्ड बनाया जा सकता है। अब क्लियर बात यह है कि SO2 का स्ट्रक्चर में 2 सिग्मा है और 2 पाई है, तो पहले जो 2 ऑर्बिटल होंगे वो तो सिग्मा शो करेंगे, फर्स्ट दिस, ये सिग्मा और दूसरा वाला भी सिग्मा शो करेगा, और बाद के जो है वो पहला पाई और दूसरा पाई बनाएगा। क्लियर और नॉट? सल्फर 2 सिग्मा 2 पाई बनाया है,
पहले वाले 2 सिग्मा और बाद वाले 2 पाई बनाते हैं, वेरी क्लियरली। अब इसमें देखो, अपने से पूछा गया हाउ मेनी पी पाई एंड पी पाई डी पाई इज फाउंड। सल्फर और ऑक्सीजन में ये जो दोनों पाई बॉन्ड बने हैं ना, वो दोनों डी, एक पी से, दिस इज पी ऑर्बिटल एंड दिस इज डी ऑर्बिटल। सो सल्फर ने एक जो पाई ऑर्बिटल बनाया है उसमें डी ऑर्बिटल इस्तेमाल किया है, और जो दूसरा पाई बॉन्ड बनाया है उसमें पी ऑर्बिटल इस्तेमाल किया। बात आ गई ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन हमेशा पी ही ऑर्बिटल इस्तेमाल करके बॉन्ड बना सकता है। सो दिस काइंड ऑफ आंसर इज हियर। क्लियर? बहुत बढ़िया। आगे आएंगे, जब मैं आगे आपको लेके चलता हूं SO3 की बात करता हूं। सिमिलरली सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए? 6। आगे आइए, सल्फर ने बनाए हैं, यहां पे देखो 2 बॉन्ड बन सकते हैं क्योंकि 2 अनपेयर्ड है, और एक्साइटेड करेंगे 4 बॉन्ड बन सकते हैं। 6 बॉन्ड बनाने के लिए वी हैव टू गो इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अब इस SO3 में 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं और 3 पाई बॉन्ड बने हैं। क्लियर और नॉट? यस। सो ये फर्स्ट के तीनों तो सिग्मा बनेंगे और बाद के तीनों पाई बॉन्ड बनेंगे। क्लियर? बाद के तीनों पाई बॉन्ड बनेंगे। सो अब देखो, फर्स्ट पाई बॉन्ड इज विथ पी ऑर्बिटल, सेकेंड एंड थर्ड पाई बॉन्ड इज विथ डी ऑर्बिटल। ऑक्सीजन तो हमेशा पी करेगा, दैट मींस 2 पाई बॉन्ड डी ऑर्बिटल की मदद से बनेगा और 1 पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल की मदद से बनेगा। क्लियर? ओके, आगे बढ़िए। इन गैसियस स्टेट SO3 इज प्रेजेंट एज सिंगल मॉलिक्यूल। अगर मैं गैसियस स्टेट की बात करूं तो SO3 जो है वो सिंगल SO3 की तरह एग्जिस्ट करता है, लेकिन इन सॉलिड स्टेट SO3 एग्जिस्ट एज अ ट्राइमर। 3 SO3 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर रहते हैं इन सॉलिड स्टेट, बट इन गैसियस स्टेट इट इज अ सिंगल मॉलिक्यूल। और आगे बढ़ेंगे तो आपको मैं S3O9 जो ट्राइमर जो मैं बोल रहा था 3 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे, वो यही तो है S3O9, और इसमें क्वेश्चंस आ चुके हैं S3O9 पे। तीनों ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे सल्फर 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 रख दिया। क्लियर? यस, नंबर 1 सीरियस गगन। अब तीनों सल्फर में 3 ऑक्सीजन बढ़ा दो, तीनों की तीनों, तो S3O9 में से 3 सल्फर और 3 ऑक्सीजन निकल चुके हैं। आपके पास 6 ऑक्सीजन से जाने हैं। 6 ऑक्सीजन है, 3 सल्फर एटम है, 2-2 ऑक्सीजन दे दो तो 6 का काम हो जाएगा। क्लियर? ओके, आगे बढ़ेंगे। जब बढ़ेंगे हम तो हमारे पास सल्फर की ऑक्सी एसिड्स आपको पता लगती है। सल्फर की ऑक्सी एसिड्स के लिए आपको बस 2 चीजें देखो, आपको सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड 2 है, H2SO4 एंड H2SO3। ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, दिस इज H2SO4 एंड दिस इज H2SO3। अब मैं जो बता रहा हूं हाइपो और देखो, दिस इज पायरो एंड दिस इज पायरो के बाद आपको मैं हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड बताऊंगा। देखो, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड में अगर मान लीजिए मैं आपको सल्फ्यूरिक एसिड का पायरो सल्फ्यूरिक एसिड निकालना है, किसी भी का भी पायरो सल्फ्यूरिक एसिड निकालना हो तो उसका 2 मॉलिक्यूल करिए और उसमें से वाटर निकाल दीजिए। 2 मॉलिक्यूल करिए, वाटर निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 मॉलिक्यूल में से अगर वाटर निकालते हैं तो आपका आंसर ये आता है H2H2O7। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? ओके, नाउ हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल में से H2O2 निकाल दीजिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो फिर पायरो बन जाता है। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर है। 2 H2SO4 में से आप H और OH का कॉम्बिनेशन निकाल दीजिए, वाटर, सो आपका पायरो बन जाएगा, और H2O2 निकालेंगे, दोनों OH निकाल देंगे तो आपको हाइपो बन जाएगा। ठीक है? यस तनिष, रोज होगा। पायरो सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड आपको पता है H2SO3। पायरो बनाना है तो 2 मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई करके 1 वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, ये निकल गया। अब सल्फ्यूरस एसिड में खास बात यह है, सल्फ्यूरस एसिड में खास बात यह है कि इसके पास एक लोन पेयर होता है। सो 2 सल्फर जहां आएगा ना, जैसे पायरो सल्फ्यूरस की बात करो तो 2 सल्फर आ रहा है तो 1 सल्फर इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर गोज ऑन। 1 सल्फर इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, क्यों? क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर अभी भी होता है सल्फ्यूरस में। ठीक है, अब देखो H2H2O5, H2SO4 कैसे, H2SO3 बनाओ पहले तो, S डबल बॉन्ड हो, OH OH और यहां पे लोन पेयर, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड। अब क्या करोगे, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सल्फर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। हमारे पास O5 बनाना है आपको, 3 ऑक्सीजन तो ऑलरेडी है, अगर मैं यहां पे पेरोक्साइड और यहां पे पेरोक्साइड कर दूं तो काम हो जाएगा। क्लियर? ओके, और आगे आइए, पायरो के बाद हाइपोफॉस्फोरस एसिड की चर्चा करते हैं। सिमिलरली 2 मॉलिक्यूल्स में से H2O2 निकाल दीजिए, 2 मॉलिक्यूल्स में से H2O2 निकाल दिया, आपके पास ये स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन फास्फोरस में आपको फिर से
सल्फर के पास एक लोन पेयर तो होता ही होता है, और ये जो लोन पेयर है वो सल्फर को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्लियर? ओके, कंप्लीट ऑर्गेनिक। ओके अबू विल डू इट। ठीक है, आगे बढ़े। दो स्पेशल एसिड्स आपको सिलेबस में है, कैरोज एसिड और मार्शल एसिड। ठीक है, ये है कार छोटा होता है और मार्शल, टाटा मार्शल बड़ी होती है। इस तरह से H2SO5, और ये दोनों के दोनों आपको कैसे दिमाग में रखने हैं भाई, H2SO4 के कंपोनेंट है ये सारे के सारे। ठीक है, यहां पे देखो H2SO4 में इसका 2 मॉलिक्यूल ले लो तो ये बनेगा H4S2O8, उसमें से H2 माइनस करोगे तो ये बन जाएगा। भाई कैरोज एसिड में कैसे आपको दिमाग में रखना है, H2SO4 में एक ऑक्सीजन ऐड किया, ये बन गया। 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में से हाइड्रोजन गैस माइनस कर दो H2, तो आपको मार्शल एसिड बन जाएगा। और आगे जब आपको लेके चलूं तो कैरोज एसिड की बात मैंने यही करी है। अब आपको अगर H2SO4 का स्ट्रक्चर आता है तो एक ऑक्सीजन ही तो ऐड करना उसमें। H2SO4 का ऑक्सीजन स्ट्रक्चर ये है, एक ऑक्सीजन ऐड किया, कहीं पे भी पेरोक्साइड बना दीजिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड, इट्स योर डिसीजन। ठीक है, ओके आगे बढ़िए। मार्शल एसिड, IIM इज फॉर मेटाफॉस्फोरिक मेटा सल्फ्यूरिक। ठीक है, ओके आगे आइए। अगर मार्शल एसिड H2SO4 में से 2 मॉलिक्यूल में से आपको H2 रिमूव करना है, आगे आएंगे देखेंगे। दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर इज क्लियर। ठीक है, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे गोलो सिंह। ठीक है, ओके आगे आइए। अब मैं आपको हैलोजन फैमिली पे लेके चलता हूं। हैलोजन फैमिली, ठीक है, हैलोजन फैमिली में ये 4-5 एलिमेंट्स हैं आपके सामने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टराइन। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। अगेन आपको मैं बता दूं, ये वाला मेटलवाइड है, इसके नीचे होता तो मेटल, इसके ऊपर है तो सारे नॉन मेटल। आगे बढ़ेंगे और जब आगे हम मूव करते हैं तो यू विल सी दिस वन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें से कौन कौन से होते हैं एग्जामिनेशन में पूछा जाता रहा है। ब्रोमीन क्या है, लिक्विड, उसके ऊपर सारे गैस, उसके नीचे सारे लिक्विड। ऐसा क्यों होता है? देखो, वंडरवॉल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेट ऑफ द सबस्टेंस। ऐसे आप दिमाग में रख सकते हैं, स्टेट ऑफ सबस्टेंस, सिंपल। इस स्टेट ऑफ सबस्टेंस को अभी आप भूल भी जाओ तो अगर मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, भाई जैसे जैसे नीचे जाएंगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक वेट बढ़ेगा, तो एटॉमिक वेट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, दैट मींस वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होता है, सॉलिड में कि लिक्विड में कि गैस में? सॉलिड में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इसलिए सॉलिड में अट्रैक्शन ऑफ बिटवीन द पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, अट्रैक्शन कम हुआ, दैट मींस पार्टिकल दूर दूर हो गए थोड़े बहुत, तो इट इज अ लिक्विड। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो पार्टिकल अट्रैक्शन कम हो गया और कम हो गया, तो वो दूर दूर चले गए, दैट मींस इट इज अ गैस। और आगे बढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये डिस्कस करते हैं। अब इसमें आप मुझे बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ? विच ऑफ द फॉलोइंग, टेल मी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करेंगे सुधांशु, ठीक है, ओके। आइए मैं आपको बताऊं, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन इज सेकेंड पीरियड है तो स्मॉल साइज होंगे। स्मॉल साइज के होने की वजह से जो लोन पेयर है इन दोनों में रिपल्सन होगा, बिकॉज ऑफ द सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। छोटे छोटे हैं तो पास में है, पास में आने की वजह से ये रिपल्सन होगा, रिपल्सन होने की वजह से ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे को अपनी तरफ से दूर भगाएंगे ड्यू टू रिपल्सन। तो ये बॉन्ड वीक हो गया, वीक हो गया तो तोड़ना आसान हो गया, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। सो आप बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर देखो, आप बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होगा, Cl2 सबसे ज्यादा आएगा और ब्रोमीन जो है वो थर्ड नंबर पे आ जाएगा। सो दिस इज द ऑर्डर। ब्रोमीन थर्ड नंबर पे क्यों आया? बिकॉज स्मॉल साइज होने की वजह से रिपल्सन बढ़ गया। क्लियर? बहुत बढ़िया। और आगे आइए, बॉन्ड स्ट्रेंथ में आपको रिवाइज करा दो, ये है कार्बन फैमिली, ये है नाइट्रोजन फैमिली, ये है ऑक्सीजन फैमिली और ये है हैलोजन फैमिली। ठीक है, हैलोजन फैमिली। देखो कार्बन, कार्बन का सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि कार्बन के पास 0 लोन पेयर है, यहां पे लोन पेयर होता ही नहीं है, तो रिपल्सन कहां होगा? सिमिलरली नाइट्रोजन कम हो गया, ऑक्सीजन तीसरे नंबर पे चला गया, हाइड्रोजन भी तीसरे नंबर पे चला जाएगा, क्योंकि इनकी साइज बहुत छोटी हो जाती है, बहुत पास पास में आ जाएंगे। ऑक्सीजन फिर भी थोड़ा थोड़ा दूर रहेगा, नाइट्रोजन फिर भी थोड़ा थोड़ा दूर रहेगा। क्लियर? छोटी साइज होने की वजह से बहुत पास पास आ जाते हैं, रिपल्सन होने की वजह से इतना ज्यादा रिपल्सन होता है कि बॉन्ड वीक हो जाती है। ओके, आगे आएंगे तो आपको पता चलेगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सी,
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल फोर्स। वेरी सिंपल भाई, जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैन डर वाल बढ़ेगा, और वैन डर वाल बढ़ेगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच पूनम। ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल की बात करता हूं। देखो मैं क्लियरली आपको दो चीज में आपको इसको बताऊं। देखो, क्या आपको पता है हैलोजन फैमिली बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है? हाँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कहने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यस, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो क्या अपने ऊपर माइनस चार्ज डेवलप कर लेगा? हाँ, तो क्या फ्लोरीन 0 से फ्लोरीन -1 में जा चुका है? ओके, तो क्या ये रिड्यूस हो चुका है? हाँ, तो अगर खुद रिड्यूस हो रहा है तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो सामने वाले को अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है तो क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है? अब देखो, फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बहुत अच्छा -1 चार्ज डेवलप करेगा, बहुत जल्दी -1 चार्ज डेवलप करेगा। तो फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। मैं बस ये समझाने के लिए बता रहा हूं, वैसे तो ये एक्वस मीडियम में देखा जाता है। ठीक है, ये नीचे आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता जाएगा तो माइनस चार्ज उतना ही कम होता चला जाएगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन, उतना ही ज्यादा माइनस चार्ज। क्लियर? सो दिस इज द ऑर्डर। बहुत बढ़िया। आगे ये रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ O2, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एंड रिएक्शन विथ मेटल पढ़ने आपको। रिएक्शन विथ वाटर देखो, सिर्फ वेरी इजी। फ्लोरीन जो है वो बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अभी हमने पढ़ा F2 की ऑक्सीडाइजिंग नेचर सबसे ज्यादा है। तो ये फ्लोरीन 0 से फ्लोरीन -1 में लेके आ जाता है। ऑक्सीजन Cl2 यहां पे देखो Cl की, ये उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग नहीं है, ये उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग नहीं है। I2 तो रिएक्शन में नहीं करता। ठीक है, ये Cl 0 से Cl+1 में चला गया, Br 0 से Br+1 में चला गया। ये इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, यहां पे देखो ऑक्सीजन -2 से ऑक्सीजन 0 में जा चुका है, ऑक्सीडाइज हो चुका है -2 से 0। क्लियर? अब यहां पे देखो आप क्लोरीन और ब्रोमीन की मैं बात करूं आपसे, क्लोरीन एंड ब्रोमीन थोड़े से वीक ऑक्सीडाइजिंग नेचर के हैं, और वीक ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से HOCl और HOBr में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो Cl का मैक्सिमम होता है। शिवांजलि सिंह, एब्सोल्युटली करेक्ट। सी, मैंने तभी आपको बताया, ये जुगाड़ है दिमाग में रखने का। द थिंग इज इट इज सीन इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में इट डिपेंड्स ऑन द हाइड्रेशन एनर्जी, और हाइड्रेशन एनर्जी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। इस वजह से फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो जाती है। ठीक है, आगे आएंगे। सो ये रहा आपके सामने, देखो आप H2, ये इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ऑक्सीजन -2 से 0 में पहुंचा दिया। ये उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो इसलिए ये -1+1 एंड ये डिसप्रॉप रिएक्शन हो जाता है इसके आगे। ठीक है, ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों हो जाता है, डिसप्रॉप रिएक्शन विल बी शोन हियर। ठीक, ओके, आगे बढ़ेंगे। रिएक्शन विद हाइड्रोजन की बात करते हैं। सारे के सारे रिएक्शन विद हाइड्रोजन करेंगे और हाइड्राइड्स बनाएंगे, नो एनी इशू। ठीक, बॉन्ड स्ट्रेंथ इन हाइड्राइड्स का बताइए मुझे भाई। ये फर्स्ट पीरियड और फ्लोरीन सेकेंड पीरियड, फर्स्ट पीरियड और थर्ड पीरियड, फर्स्ट पीरियड और फोर्थ पीरियड, फर्स्ट पीरियड और फिफ्थ पीरियड। ओवरलैपिंग इनकी अच्छी होगी ना, तो ओवरलैपिंग अच्छा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ज्यादा, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्लियर? HF की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, ओवरलैपिंग सबसे अच्छा। वेरी गुड। नाउ थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अगेन, जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा थर्मली उतना ही स्टेबल होगा। थर्मली स्टेबल का मतलब हम एनर्जी देंगे फिर भी टूटेगा नहीं, स्टेबल रहेगा। तो जो जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही स्टेबल होगा। सी दिस। और आगे बढ़ेंगे। एसिडिक कैरेक्टर, भाई एसिड का टेंडेंसी होता है हाइड्रोजन रिलीज करना। इसमें से कौन जल्दी हाइड्रोजन रिलीज करेगा? ऑब्वियसली दिस इज वीक, टूटेगा जल्दी तो हाइड्रोजन जल्दी रिलीज कर देगा। सो हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज दिस वन। क्लियर? ओके शुभम, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, मोस्ट प्रोबेबली कैंसिल होने के चांसेस हैं नीट के, बट लेट्स सी, अभी तक जब तक आएगा नहीं तब तक हम बोल नहीं सकते। ठीक है, अब देखो रिएक्शन ऑफ हैलोजन विथ ऑक्सीजन। आपको मैं बता दूं, फ्लोरीन जो है ना वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये 0 और -1 में ही कंपाउंड बना पाता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर पाता, इसलिए ओनली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में बना पाता है, O2F2 OF2। ठीक है, दैट मींस यहां पे -1 आएगा और यहां भी -1 आने की वजह से ऑक्सीजन -2 -1 में आता है। 1 मिनट, ऑक्सीजन फ्लोरीन केवल F2 बना सकता है या -1, इन दोनों में फ्लोरीन -1 के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इन दोनों में फ्लोरीन -1 के अंदर प्रेजेंट है। अब देखो एक चीज आपको बताऊं,
फ्लोरीन तो भले -1 और 0 में ही बनाता है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये मल्टीपल ऑक्साइड्स बना सकते हैं। एक पहले रीजन ये है कि इनके पास डी ऑर्बिटल बहुत हो जाते हैं, तो बहुत सारा ऑक्सीजन कंबाइन कर लेते हैं। दूसरा रीजन ये है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाती है, सो दे कैन गो टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो। हैलोजन फैमिली मेटल से रिएक्ट करके मेटल हैलाइड्स बनाती हैं, सारे के सारे, ऑल। आगे बढ़ेंगे। इंटर हैलोजन कंपाउंड, हैलोजन आपस में हैलोजन से कैसे कंपाउंड बनाते हैं, देखो हैलोजन आपस में सिंपल एक लॉजिक बताऊंगा, ये देखना। लार्जर हैलोजन कैन फॉर्म बॉन्ड विद अ स्मॉलर हैलोजन। भाई क्लोरीन फ्लोरीन से बना सकता है, लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन से नहीं बना सकता। फिर से, बड़ा वाला छोटे वाले से बॉन्ड बना सकता है, लेकिन छोटा वाला बड़े वाले से बॉन्ड नहीं बना सकता। लार्जर हैलोजन कैन फॉर्म बॉन्ड विद अ स्मॉलर वन, तो Cl, ClF और ClF3 बना सकता है। Br2, BrF, BrCl, Br सब कुछ बना सकता है। आयोडीन सबके साथ बॉन्ड बना सकता है। क्लियर? ओके। मॉली विल डू द DNF ब्लॉक वेरी सून। राजशेखर बहुत जल्द करेंगे, ठीक है। चलिए और आगे आइए, क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन में सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन आपको मैं पढ़ा दूं, फिर मैं रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद मेटल एंड सो ऑन विल डिस्कस इट। सबसे पहले क्लोरीन की रिएक्शन देखो। सबसे पहले मैं बताऊं आपको, कोई भी आप HCl ले लीजिए, NaCl लीजिए, Cl क्या है, या -1 में हो रहा है, Cl -1 में है, तो अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करा दूं तो Cl2 कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोरीन ही तो बनाना है, Cl2 ही तो बनाना है, Cl2 0 में तो होता है। तो अगर -1 से 0 ले जाना है तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वेरी सिंपल, Cl को आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Cl -1 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दो, वो क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ओके। और आगे बढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ मेटल, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन मेटल। अब देखो, Cl2 विथ NaCl, MgCl2, AlCl3। भाई अभी हमने पढ़ा मेटल हैलोजन से रिएक्ट करके मेटल हैलाइड बना लेते हैं, मेटल हैलोजन से रिएक्ट करके मेटल हैलाइड बना लेते हैं। क्लियर? और आगे आइए, नॉन मेटल की बात करें तो इसके पहले वाले फैमिली में भी नॉन मेटल की रिएक्शंस हमने पढ़े हैं। देखो यहां पे, अगर मैं P4, जैसे फास्फोरस नॉन मेटल है, P4 को लिमिटेड अमाउंट में दूं तो इट विल फॉर्म PCl3 कंपाउंड। फास्फोरस के हैलाइड्स कितने पढ़े आपने क्लोरीन के साथ, PCl3, PCl5। PCl3 तब बनेगा जब क्लोरीन को फास्फोरस को लिमिटेड कर दो। अगर फास्फोरस ज्यादा बढ़ा दिया तो PCl5 तक भी बढ़ सकता है। आगे आएंगे, Cl2 अगर हम सल्फर से S8 फॉर्म से रिएक्ट कराया तो S2Cl2 का फॉर्मेशन होता है। देख लेना, अगर इंपॉर्टेंट उतना वो नहीं है, ठीक है। यस, अजय यादव, विशाल सर यू शुड प्रोवाइड मोबाइल ऐप, इज इट हियर? यस, मोबाइल एप्लीकेशन है कैरियर पॉइंट, कैरियर पॉइंट नाम से, तो आप गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ाऊंगा तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर जरूर बताऊंगा, ठीक है। नाउ रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ NH3। अगर मैंने क्लोरीन एक्सेस में दिया, ये ऑलरेडी मैं नाइट्रोजन फैमिली में डिस्कस कर चुका हूं, बट स्टिल क्लोरीन एक्सेस में दिया तो NCl3, अमोनिया एक्सेस में दिया तो NH4Cl। क्लियर? यस। अब देखो, अमोनिया एक्सेस में है तो इसका गैस भी रिलीज होगा N2। अगर ये एक्सेस में नहीं है तो HCl, क्योंकि Cl एक्सेस में है तो HCl वाला प्रोडक्ट बनेगा। सो कभी कभी साइड प्रोडक्ट भी आपके एग्जामिनेशन में आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ NaOH, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आप देखो, Cl2 को अगर NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट दिया गया तो इट विल फॉर्म NaOCl, जो मैं बता रहा था आपको, डिस्प्रॉप रिएक्शन। अगर मैंने हॉट एंड कंसंट्रेटेड दिया तो इट विल फॉर्म NaClO3। अब देखो, यहां पे एक ऑक्सीजन है, यहां पे 3 ऑक्सीजन है। 3 ऑक्सीजन ज्यादा स्ट्रांग होंगे, एक ऑक्सीजन कम स्ट्रांग होगा। हॉट एंड कंसंट्रेटेड ये स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग एसिड। दिस इज वीक एसिड, कोल्ड एंड डाइल्यूट, नॉट दैट टाइप ऑफ वीक, मतलब वीक इन कंसंट्रेशन, स्ट्रांग इन कंसंट्रेशन। सो स्ट्रांग ये हुआ ना NaClO3, और वीक ये हुआ ना, एक ही ऑक्सीजन है इसके पास, ठीक है। दोनों में क्लोरीन क्लोरीन बराबर है, सोडियम सोडियम बराबर है, इन दोनों में स्ट्रांग कौन है और इसके बाद ज्यादा ऑक्सीजन है, ठीक है। आगे आइए, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन की थोड़ी चर्चा करें। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, देखो, the only element in the halogen family, that is chlorine, it forms all the possible oxidation states of chlorine. It forms oxo acids in all possible states of +1, +3, +5, +7. क्लियर? फ्लोरीन आपको अभी बताया कि केवल -1 और 0 वाला प्रोडक्ट बना सकता है, सो फ्लोरीन इज इन -1 एयर, ठीक है।
और HOBr और ब्रोमीन एक्सेप्ट +3 ब्रोमीन एंड आयोडीन विल फॉर्म एवरीथिंग। ठीक, ओके। आगे जब आपको लेके चलता हूं तो 2 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। ये देखो कितनी बार रिपीट हुआ है जेई और नीट के अंदर, समझ सकते हैं आप बात को। देखो HOF, HOCl, HOBr और HOI की बात करें, इसमें आपको दोनों में स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ जल्दी से बताएंगे। मैं आपको यह बता दूं, देखो क्लोरीन +1 में है, क्लोरीन +3 में है, क्लोरीन +5 में है, क्लोरीन +7 में है। मोर द एसिडिक कैरेक्टर, मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर। इज इट करेक्ट? तो बी तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। द थिंग इज यहां पे H+ नहीं OH- रिलीज होता है। ये केमिकल बॉन्डिंग में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो H+ नहीं OH- रिलीज होता है। तो जो जल्दी OH- देगा वो उतना ही अच्छा बेस होगा। भाई आयोडीन बिगर साइज, लेस ओवरलैपिंग, सो बहुत ज्यादा वीक होने की वजह से जल्दी OH- दे देगा। OH- जल्दी देगा तो इट इज अ बेस। सो इफ इट इज अ बेस, सो इट इज अ वीक एसिड। क्लियर? ये जल्दी OH नहीं देगा तो इट इज अ वीक बेस। वीक बेस दैट मींस स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर? बहुत बढ़िया, शानदार। अब ये 4 आपको एसिड्स, बस मैंने नाम आपको दिमाग में रखा है और स्ट्रक्चर आपको देख रहा हूं। देखो हाइपोक्लोरस दैट मींस HClO, हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन। सो तीनों को आप यूं रख दो, H फिर ऑक्सीजन और फिर क्लोरीन। ऐसा ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम क्यों बना दिया यहां पे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को आपको सेंट्रल एटम बनाना होता है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ेंगे। क्लोरस एसिड दैट मींस ये HClO होता है, क्लोरस एसिड इज HClO2। इसी स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, काम खत्म। आपको लगा होगा दिस इज ClO, HClO में देखो HO एंड Cl, ठीक है। क्लोरस एसिड की बात करो, HClO2, क्लोरीन पे एक और ऑक्सीजन को हमने बॉन्ड बना दिया। यस, इट इज इनफ अंशुल सिंह, इट इज मोर देन इनफ, ठीक है। अब देखो क्लोरिक एसिड HClO3 की बात करते हैं, एक ऑक्सीजन और ऐड कर दो। पर क्लोरिक एसिड HClO4, एक और ऑक्सीजन ऐड कर दो, एंड सो ऑन। सो ये सारे यहीं से ऑक्सीजन जोड़ते जाओ, आंसर आता चला जाएगा, ठीक है। यस, आगे बढ़ेंगे। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2 की बात करें, देखो Cl2 ब्लीचिंग एक्शन कैसे करता है। जैसे ही Cl2 को हम वाटर में डालेंगे, अभी हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ विथ वाटर, देखो क्या होगा। फ्लोरीन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से -2 से सीधा 0 पहुंचा देता है। ये लोग उतने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है, इसलिए यहां पे डिस्प्रॉप रिएक्शन होता है, डिस्प्रोपोर्शनेट ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, ठीक। अब जैसे ही मैंने Cl2 को वाटर में दिया तो कुछ इस टाइप से रिएक्शन हुआ होगा, ओके। जब अगर इस टाइप से रिएक्शन होता है तो ये हाइपोक्लोरस एसिड अभी हमने पढ़ा, दिस विल रिलीज नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो HOCl है ना, इसके अंदर नेसेंट ऑक्सीजन होता है। नेसेंट ऑक्सीजन दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा। नेसेंट ऑक्सीजन इट विल ऑक्सीडाइज अदर थिंग्स, और यही ब्लीचिंग का काम करता है कपड़ों में या फिर अपने डाई में, जैसे भी इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर, ठीक। आगे आइए, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है ये थोड़ा सा आपको समझने की रिक्वायरमेंट है। CaOH होल ट्वाइस को जब हम Cl2 पास कर, देखो लाइम वाटर में यू हैव टू पास Cl2 गैस, जो हम क्लोरीन अभी पढ़ रहे हैं। क्लोरीन को अगर लाइम वाटर में दिया तो कुछ नहीं बनता, बस एक मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट बनता है, ये 2 बाहर है। CaOCl2, ये Cl यहां आ जाएगा और ट्वाइस अप बन जाएगा वहां पे। ये CaCl2 में कन्वर्ट होगा और H2 देखो कैसे होता है। इसमें Ca+2 अवेलेबल है, यहां पे Cl- अवेलेबल है, यहां पे OH- अवेलेबल है, ठीक है। तो CaCl2 बनेगा ही सही, ठीक। यहां H2O है तो वाटर रिलीज होगा ही सही, ठीक है। अब देखो इसमें हमने क्या किया, 2 कैल्शियम है तो 2 कैल्शियम लिख दिया, OCl 2 है तो OCl 2 लिख दिया, 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन लिख दिया। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या ये आएगा, तो क्या यही होता है CaOCl2 ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक। बस दैट्स इट। अब इस CaOCl2 में जो ऑक्सीजन आप देख रहे हैं, दिस इज एक्टिंग एज एन नेसेंट ऑक्सीजन, और इसी की वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। आगे आएंगे, कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। कई बार लोगों को लगता है कि केवल CaOCl2 इज द ब्लीचिंग पाउडर, ये नहीं है। ये बना कैसे था, CaOH होल ट्वाइस, तो कंपोजिशन में भी तो यही भी तो होगा, CaOH होल ट्वाइस। और इसमें क्या पास किया था, Cl2, तो क्या बना था उससे बना था आपका CaOCl ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस आपको वाटर रिलीज होगा, ठीक है। तो जो वाटर रिलीज हुआ है
वो 2 इक्विवेलेंट रिलीज होता है, इसलिए यहां पे 2 इक्विवेलेंट लिखा हुआ है। CaCl2 का फॉर्मेशन हुआ है एंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। तो जो जो चीजें बनी है वो सारी उसमें आती है। ठीक है, आगे आएंगे। मैं आपको नोबल गैस फैमिली पे लेके जा रहा हूं। नोबल गैस फैमिली में बहुत बहुत कम लिमिटेड रिएक्शन है। देखो मैं आपको बता, केवल क्रिप्टन और जेनॉन ही रिएक्शन करते हैं, बाद बाकी रिएक्शन नहीं करते। क्रिप्टन में रिएक्शन करके केवल एक ही कंपाउंड बनाता है, KrF2। क्रिप्टन ओनली फॉर्म्स फ्लोराइड, क्रिप्टन फ्लोराइड। ठीक है, जेनॉन कंपाउंड्स, ये जेनॉन जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। ये भी ऑक्सीजन और फ्लोरीन के अलावा और किसी से कंपाउंड नहीं बना सकता। ये हैलोजन नोबल गैस फैमिली केवल और केवल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से ही कंपाउंड बना सकता है, प्रोडक्ट जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से हैं, ऑक्सीजन और हैलोजन। क्रिप्टन केवल एक कंपाउंड बनाता है, क्रिप्टन फ्लोराइड, और जेनॉन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंबाइन होकर प्रोडक्ट देता है। ठीक है, अब देखो व्हेन जेनॉन इज इन एक्सेस, आपको मैं पूरा ही वो बना दूं। अगर मैं जेनॉन को एक्सेस में लूं, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन पड़ रहा है, जेनॉन फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों से कर सकता है, फ्लोरीन की बात करते हैं। अगर मैं जेनॉन एक्सेस में लूं तो XeF2 प्रोडक्ट बनता है। दिस टेम्परेचर इफ यू वांट यू कैन कीप इन माइंड, अदरवाइज यू कैन स्किप आल्सो। लेकिन अगर जेनॉन एक्सेस में होगा तो XeF2 बनेगा। लेकिन अगर मैं फ्लोरीन को एक्सेस में कर दूं तो F4 और F6 में चला जाता है, डिपेंडिंग ऑन द रेशियो। रेशियो क्या है, 1:5 और 1:20 का रेशियो होता है। भाई सिंपल रेशियो है, अगर 1:1 लोगे, 1:1 भी नहीं, जेनॉन एक्सेस में लोगे तो XeF2 बन जाएगा। जैसे जैसे हमने फ्लोरीन की क्वांटिटी बढ़ाता गया, 5 इक्विवेलेंट कर दिया तो XeF2 4 बन गया, अगर 20 इक्विवेलेंट कर दिया तो XeF6 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? ओके, आगे और आपके आता हूं तो आपको हाइड्रोलिसिस रिएक्शन तीनों के आपको पूछा जाता है बार बार। अब आपको सिंपल अगर मैं बताऊं, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका हाइड्रोलिसिस कराइए तो +6 का ऑक्साइड बना दीजिए, काम खत्म करिए। ठीक, अब यहां पे XeF2 और वाटर, XeF2 तीन कंपाउंड पढ़े, XeF2, XeF4 और XeF6। तो +2 +4 और +6 हमने पढ़ा। +4 में इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, तो +6 में आपको XeO3 + HF बना है, +2 में आपको ये बने Xe + HF + O2। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो +4 में बनते हैं। दिस इज अ सिंपल ट्रिक जो आपको दिमाग में रखना है। देखो XeF2 में देखो 2 हाइड्रोजन और 2 HF, यहां पे HF बना के आ जाएगा। दोनों HF बन चुके हैं, अब केवल Xe बचा है तो Xe ले लिया, और ऑक्सीजन विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ O2। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको XeF4 में बनाना है। इंटरमीडिएट में ये दोनों बीच वाले, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके अंदर रहता है, इन दोनों का एडिशन। थैंक यू सो मच काजल, थैंक यू सो मच। आइए, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6। अब देखो क्या बोलते हैं, XeF6 अगर एक इक्विवेलेंट ऑफ वाटर से रिएक्ट कराओ, 2 से और 3 से, सिंपल आपको HF निकालो। मैक्सिमम कितने HF बना सकते हैं, 2 हाइड्रोजन है तो 2 HF बना सकते हैं, बाद बाकी सेम थिंग। XeO 2 फ्लोरीन इस्तेमाल हो गए तो XeOF4, भाई 6 में से 2 इस्तेमाल हो गए तो 4 बच गए। अब यहां पे 4 हाइड्रोजन है तो मैक्सिमम 4 HF बना सकते हैं, 4 F निकल जाएगा तो XeF2 बचेगा, यहां से 2 ऑक्सीजन XeO2F2। सिमिलरली फ्रॉम हियर। ठीक है, ओके। आपको इसके अलावा P ब्लॉक आपका फिनिश हमने रिवीजन क्रैश कोर्स में कराया। अब इसके बाद हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका फिनिश कराएंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराएंगे जो एग्जामिनेशन के लिए बेहद जरूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट है। सो गाइस कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, और इस डिफिकल्ट टाइम में भी हम आपके साथ खड़े हैं। सो द टीम नीड्स एप्रिसिएशन, सो फॉर दैट एप्रिसिएशन यू गाइज मस्ट लाइक इट, मस्ट शेयर इट, एंड मस्ट टेल ऑल योर फ्रेंड्स कि कैरियर पॉइंट इज स्टैंडिंग विथ यू टिल योर एग्जामिनेशन, डिस्पाइट ऑफ एनी सिचुएशन विच इज अकरिंग ऑल अराउंड। ठीक है गाइज, PDF जरूर प्रोवाइड कर देंगे आपको एप्लीकेशन के ऊपर। सो यू मस्ट गो एंड डाउनलोड द ई-कैरियर पॉइंट एप्लीकेशन। ई-कैरियर पॉइंट एप्लीकेशन कहां मिलेगा, गूगल प्ले स्टोर पे या एंड्रॉइड प्ले स्टोर, जो आप बोले उसको। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय। जेई पोस्टपोन हो चुकी है मेंस, तो नेक्स्ट डेट आएगा ही सही, आप 31 मार्च तक वेट करिए। 31 मार्च को नेक्स्ट डेट NTA अनाउंस करेगा। ठीक है, टेक केयर गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच।